हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये सोल्यूशन चैप्टर के लास्ट वीडियो की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा आपको इससे पहले वाले वीडियो में पता है कि 4 हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के पहले वाले वीडियो में कवर हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इनके बेसिस पर मोलर मास का कैलकुलेशन ये ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर रखा है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे लास्ट पार्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें पहले ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का नंबर आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर लिया है। 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सामने ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका डिस्कशन करना है। लेकिन उससे पहले अपने को ऑस्मोसिस का डिस्कशन करना है। यहाँ पर भी वेपर प्रेशर का सबसे बड़ा रोल है। वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो ऑस्मोसिस को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, देखो ध्यान से। मान लो कि हमने 2 सोल्यूशन ले रखा है और बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बिहेवियर होता है, ये केवल सॉल्वेंट को आने जाने के लिए रास्ता देती है, क्योंकि इसके जो पोर साइज होते हैं वो सॉल्वेंट की साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर की उधर नहीं जा सकते। जैसा कि आप सबको पता है कि जो मेम्ब्रेन होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि अगर उनको 2 सोल्यूशन के बीच में लगा दिया जाए तो ना तो सॉल्यूट को जाने देंगी ना तो सॉल्वेंट को जाने के लिए रास्ता देंगी, तो उनको हम इम्परमेबल का नाम देते हैं। किसी को आने जाने के लिए रास्ता अवेलेबल नहीं कराएंगी, क्योंकि इनमें पोर अवेलेबल होंगे भी तो इतने छोटे होंगे कि ना तो सॉल्यूट पार्टिकल जा सकता है ना तो सॉल्वेंट जा सकता है, तो उसको इम्परमेबल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अगर कोई मेम्ब्रेन ऐसी है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आने जाने के लिए रास्ता दे रही है तो उसको हम लोग परमेबल मेम्ब्रेन का नाम देंगे, सबको परमिट कर रही है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को मूवमेंट के लिए यानी पैसेज प्रोवाइड करती है, रास्ता देगी, क्योंकि इसके जो पोर साइज हैं वो सॉल्वेंट की पार्टिकल के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखा जाए, एक सोल्यूशन मैंने यहाँ ले रखा है और दूसरा सोल्यूशन देखो मैंने यहाँ ले रखा है। ये हमारा देखा जाए डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, और ये कंसंट्रेट सोल्यूशन है। यहाँ पर ध्यान रखना, डाइल्यूट और कंसंट्रेट का सिंपल मतलब क्या है कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कम है, इसलिए डाइल्यूट हमने इसको नाम दिया। इसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूट वर्ड है, और सॉल्वेंट जो और सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पर देखा जाए इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसलिए मैंने कंसंट्रेट वर्ड लगा रखा है। मतलब कंसंट्रेट या डाइल्यूट वर्ड हम लोग रिस्पेक्टिव वे में यूज़ करते हैं। अगर हमारा कोई एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम सॉल्यूट वाला है तो डाइल्यूट हो जाएगा ज़्यादा वाले के रिस्पेक्ट में, और ज़्यादा वाला कम वाले के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेट हो जाएगा। अगर कोई एक सोल्यूशन यहाँ पर इसके पैरेलल में और ला के रख दें, उसमें इससे भी ज़्यादा सॉल्यूट डाल दें तो वो कंसंट्रेट हो जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में ये डाइल्यूट हो जाएगा। इससे भी लोअर कंसंट्रेशन का एक सोल्यूशन यहाँ पर हम बना दें तो वो डाइल्यूट रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में ये कंसंट्रेट रहेगा। अब इसका डाइल्यूट या कंसंट्रेट का टर्म समझने के पर्पज इतना सा है कि यहाँ पर देखिए ये सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल तो है ही, और चूंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है इसलिए सॉल्यूट पार्टिकल भी अवेलेबल होंगे, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल होंगे और इनका नंबर कम होगा। यहाँ पर देखिए सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल तो रहेगा, साथ में चूंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कंसंट्रेट है इसलिए यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर देखो ज़्यादा रहेगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए एक बॉल को मैंने ब्लैक समझा रखा है सॉल्यूट के बेसिस पर, यहाँ पर मैंने दो को समझा रखा है। अब आपको देखने से लग रहा है कि सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हैं। यहाँ पर देखा जाए कम वेपर क्रिएट होगी, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल का नंबर यहाँ पर देखो कम है,
और यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर देखो ज़्यादा वेपर क्रिएट होगी, मेरे कहने का मतलब। तो अब आपको देखने से क्लियर हो रहा होगा कि मेरे कहने का पर्पज स्पेशली क्या है। यहाँ पर देखिए कि इस सिचुएशन में देखा जाए ज़्यादा वेपर बन रही हैं और इस सिचुएशन में कम। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा, यानी वेपर प्रेशर जो बनेंगी ज़्यादा होंगी और यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर देखो वेपर का जो ऊपर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा वेपर क्रिएट हुई है, सोल्यूशन डाइल्यूट है, सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल का नंबर ज़्यादा है। और यहाँ पर कम अमाउंट में स्पेशली हमारे सामने वेपर बनी है, तो वेपर का प्रेशर यहाँ पर कम होगा। तो आपको देखने से लग रहा है कि डाइल्यूट सोल्यूशन के सरफेस पर, डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर वेपर का प्रेशर हाई है और कंसंट्रेट पर वेपर का प्रेशर कम है। तो अब रिजल्ट क्या होगा, चूंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल और केवल सॉल्वेंट को आने जाने के लिए रास्ता देगी। तो रिजल्ट क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखा जाए कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ऑस्मोसिस का मतलब यहाँ पर देखा जाए, मैं समझाना स्पेशली ये चाह रहा हूँ, अगर हम दो अलग अलग कंसंट्रेट, दो अलग अलग सोल्यूशन ले लें, एक डाइल्यूट, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेट। डाइल्यूट के सरफेस पर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर कम रहेगा, सॉल्वेंट का ज़्यादा रहेगा, और कंसंट्रेट के सरफेस पे सॉल्वेंट का नंबर कम रहेगा, सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर कम वेपर क्रिएट होंगी, यहाँ पर ज़्यादा वेपर क्रिएट होंगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वेपर ज़्यादा है इसलिए वेपर का प्रेशर हाई होगा, और यहाँ पर वेपर कम इसलिए वेपर का प्रेशर कम होगा। इम्पैक्ट ये होगा इस केस में कि हाई वेपर प्रेशर की वजह से और साथ में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल और केवल सॉल्वेंट को आने जाने के लिए रास्ता देगी, इसलिए सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन मूव करने लगेंगे, और यही प्रोसेस ऑस्मोसिस है। अब जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ा जाए। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर नोन एज ऑस्मोसिस। इसको हम ऑस्मोसिस का नाम देंगे। ध्यान रखना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मस्ट है, दोनों सोल्यूशन के बीच में होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर केवल और केवल सॉल्वेंट लिया जाए और यहाँ पर सोल्यूशन लिया जाए। तो सॉल्वेंट अगर यहाँ पर रहेगा तो भी यहाँ पर वेपर की प्रेशर ज़्यादा बनेगी, यहाँ पर वेपर का प्रेशर कम क्रिएट होगा, तो सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड में सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए भी हम ऑस्मोसिस वर्ड लगा सकते हैं, ऑस्मोसिस वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस है क्या। दूसरी बात देखा जाए, अगर यहीं पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बीच में हमने लगाया है, इस मेम्ब्रेन को हम बाहर निकाल दें, अब क्या होगा, अब हमारा जो सॉल्वेंट है, चूंकि सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है इसलिए सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा, और इधर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो सॉल्यूट का अमाउंट देखा, सॉल्यूट इधर से इधर मूव करना शुरू कर देंगे। तो अब ये जो प्रोसेस हमारे सामने है, यही प्रोसेस देखो डिफ्यूजन है। ये डिफ्यूजन है, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं है, और ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। डिफ्यूजन में दोनों देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना आप लोग। डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस सब में पॉसिबल है, और ऑस्मोसिस केवल और केवल लिक्विड सोल्यूशन या लिक्विड के केस में पॉसिबल है। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ में देखिए ऑस्मोसिस के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर वेपर का प्रेशर देखो यहाँ पर ज़्यादा है, तो हाई वेपर प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस हो रही है। और यहाँ पर देखा जाए क्योंकि ये हर मैटर का एक नेचर होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, इसलिए डिफ्यूजन का केस यूँ बनेगा। तो आप लोग कभी अगर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो भी आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए, इजी गोइंग आपको ये पता होना चाहिए है क्या चीज़। अब हम थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं, जो कि अपनी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट करने की पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2-3 चीज़ इसमें और अपने को ध्यान से समझनी है और अपना यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्लास, जरा इसको देखिए। हम लोग अब क्या करेंगे, वही सेम सिचुएशन फिर से हमने क्रिएट किया। यहाँ पर हमने देखो कंसंट्रेट सोल्यूशन ले रखा है, यहाँ पर हमने डाइल्यूट सोल्यूशन ले रखा है,
सबको पता है यहाँ पर सरफेस पर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर कम है और यहाँ पर सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर ज़्यादा है। तो ये देखा जैसे पहले भी आप लोगों को पता था कि ये हम लोगों ने सिचुएशन अप्लाई की थी। अब यहाँ पर देखा जाए ज़्यादा वेपर क्रिएट होंगी क्योंकि सॉल्वेंट का नंबर सरफेस पे ज़्यादा है, यहाँ पर कम वेपर क्रिएट होंगे। यहाँ पर वेपर का प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, यहाँ पर वेपर का प्रेशर कम क्रिएट होगा। इसलिए सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा था। ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो आपने क्या देखा था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट स्पेशली हो रहा था और उस प्रोसेस को हमने ऑस्मोसिस का नाम दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर एक पिस्टन अप्लाई कर देंगे। देखो एक्सटर्नल प्रेशर के लिए, यहाँ पर बाहर से प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम पिस्टन क्रिएट कर देंगे। पिस्टन को देखो ऊपर से हम दबाना शुरू करेंगे। जब ऊपर से दबाएंगे दोनों साइड के प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि प्रेशर गैप की वजह से ऐसा हो रहा था। यहाँ पर वेपर का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर वेपर का प्रेशर कम है। इस प्रेशर गैप वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन या फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूव कर रहे थे, जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। लेकिन अब आपको समझना है, यहाँ पर जो हमने पिस्टन लगा रखा ऊपर से, पिस्टन हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे। और जब ऊपर से हम प्रेस करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद, तो उस कंडीशन में हमारी जब चूँकि प्रेशर सेम हो जाएगा तो ऑस्मोसिस स्टॉप कर जाएगी। और वही जो एक्सेस प्रेशर हमने अप्लाई किया है विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या आप समझाओ जरा इसको समझिए। एक्सेस प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द concentrate solution which stop the process of osmosis और known as osmotic pressure। अगर हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हमने सॉल्वेंट और सोल्यूशन ले रखा है तो फ्रॉम सोल्यूशन साइड भी हम ये वर्ड लगा सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस क्या है, जो एक्सेस प्रेशर हमने कंसंट्रेट सोल्यूशन पर लगाया है या हमने सॉल्वेंट और सोल्यूशन लिया है तो सोल्यूशन साइड में अगर हमने लगाया है, तो जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, ऑस्मोसिस प्रोसेस को ना होने दे, तो उसी एक्सेस प्रेशर को हम नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप लोग ये ध्यान में रखना इसमें। तो हमें यहाँ पर यही चीज़ समझानी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी बात ये देखो, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को और ज़्यादा अप्लाई कर दें, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर हमें देना था, ऑस्मोसिस स्टॉप कर गई वो तो मैंने लगाया, और हमने और ज़्यादा इसको प्रेशर दे दिया, मतलब हमने पिस्टन को और प्रेस कर दिया, तो अब इस साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर की हेल्प से और इधर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब क्या होगा कि सॉल्वेंट कंसंट्रेट सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन में या सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेंगे, मतलब प्रोसेस ऑस्मोसिस का उल्टा होने लगेगा। तो इसको नाम देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने लिए है। अब देखो इस केस में क्या है कि जो हमने एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया, जिसने ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, उसको तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा आपने प्रेशर अप्लाई किया, कहाँ पर, कंसंट्रेट सोल्यूशन पर, या सोल्यूशन और सॉल्वेंट अगर है तो सोल्यूशन साइड में, जिसने कह सकते हो कि सॉल्वेंट पार्टिकल को कंसंट्रेट सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ या सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करना उसने स्टार्ट करा दिया। क्योंकि प्रेशर अब यहाँ पर देखो ज़्यादा हो गया और यहाँ पर क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर इसे अप्लाई कर दिया। अब सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पर देखो कंसंट्रेट से डाइल्यूट की तरफ या सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये इस प्रोसेस के लिए आप देखो ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देंगे। आज के टाइम में घर में जो आरओ सबके इंस्टॉल हैं उसमें देखा जाए यही रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम वर्क करता है सब में। कैसे, वहाँ पर सुटेबल सपोर्ट के साथ एक मेम्ब्रेन होती है, ये सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। आज के टाइम में सबसे बेस्ट मटेरियल हमारे सामने है सेलुलोज एसीटेट, जिसकी हम एक सुटेबल सपोर्ट के ऊपर सेलुलोज एसीटेट की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं और हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर है ये सोल्यूशन से, मतलब कह सकते हो सॉल्टी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करने लगता है और हमारा वाटर प्योर हो जाता है। फिर हमें जो कह सकते हो डीमिनरलाइज्ड या हमें कह सकते हो प्योर वाटर मिल जाता है और हमारे जो सॉल्ट हैं वह कंसनट्रेट सोल्यूशन की तरफ रह जाते हैं और रिवर्स आउटलेट से बाहर हो जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। रिवर्स ऑस्मोसिस भी मैंने यहीं पर जल्दी से क्लियर कर लिया, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसके मोलर मास की तरफ मूव करेंगे। बड़ा सिंपल सा केस है, ध्यान रखना। फिर छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ और हैं उनकी बात करेंगे और सबसे लास्ट में एबनॉर्मल मोलर मास का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने और डिस्कस स्पेशली होगा। यहाँ पर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए देखा जाए एक वॉन हाफ का नाम आता है। वॉन हाफ एक साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर वॉन हाफ, इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाया कि जितने भी कह सकते हो गैसियस लॉ हैं कि जो गैस फेज में वर्क करते हैं, जैसे पिछली साल आपको पता होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, प्रेशर लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब उन्होंने गैसियस फेज के लिए पढ़ा था। तो वॉन हाफ ने क्या कहा कि डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल वही रोल प्ले करेंगे जो गैसियस फेज में गैसियस पार्टिकल प्ले करते हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में जितने भी हमारे गैसियस लॉ हैं सब फॉलो किए जा सकते हैं। इसीलिए देखा जाए अगर बॉयल्स लॉ फॉलो किया जाएगा तो बॉयल्स वॉन हाफ लॉ, चार्ल्स लॉ फॉलो करेंगे तो हम लोग चार्ल्स वॉन हाफ लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए वॉन हाफ आइडियल सोल्यूशन इक्वेशन, ऐसे नाम देंगे। तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पर करके स्पेशली लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को देखा जाए हम लोग इसी तरह से ऐसे साइन से इसको हम पाई से मेंशन करते हैं कि ग्रीक वर्ड है, ऐसे मेंशन कर लेते हैं इज इक्वल टू CRT, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो C है ये जो आपके सामने ये मोलैरिटी है। इससे पहले हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन लिया था वो मोलैरिटी में लिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, लेकिन यहाँ पर मोलैरिटी है, मतलब नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये हमें लेना पड़ेगा। अब आपको देखने से लग रहा है कि R गैस कांस्टेंट है 0.082, कब अगर हम यहाँ पर देखा जाए प्रेशर अपना ATM में निकल के आएगा और 0.083 अगर प्रेशर बार में आएगा। T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करें तो R पहले से ही कांस्टेंट है, हमारा जो पाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कंसंट्रेशन हो जाएगा। और ये देखा जाए कंसंट्रेशन है क्या, मोलैरिटी है, आपको सबको पता है ये मोलैरिटी है। इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या समझाया था, किसी प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट कर दो। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल का सेंस क्या है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल का मतलब अगर नंबर से रिलेट कर सकते हो तो नंबर से रिलेट हो रहा है। इसलिए ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप लोगों को इस बेसिस पर समझाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, ये जो अपना C है मोलैरिटी है, ये N/V ले लेंगे। देखो N क्या, नंबर ऑफ मोल, और V वॉल्यूम इन लीटर इनटू RT, ये हमारा एक तो देखो रिलेशन बन जाएगा अगर नंबर ऑफ मोल गिवन है तो। और अगर हम यहाँ पर देखा जाए पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को अगर यहाँ पर देखो WB/MB कर लेते हैं। देखो B का यहाँ पर हमने A सॉल्वेंट के लिए, B सॉल्यूट के लिए शुरू से ले रखा है, इसलिए हम WB/MB का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। RT और इनटू देखा जाए V आ जाएगा, तो हमारे सामने एक रिलेशन देखो ये भी बन जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, R गैस कांस्टेंट 0.082 या 0.083 इसकी वैल्यू पुट होगी। अगर 0.082 रखोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में आएगा, और 0.083 रखोगे तो ये बाहर में आ जाएगा। ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, V वॉल्यूम है लेकिन लीटर में। अगर आपके न्यूमेरिकल में वॉल्यूम की वैल्यू ml में दी गई है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करके ही वैल्यू यूज़ करोगे। अब यहीं पर देखा जाए अगर हमें MB निकालना होता है, यानी मोलर मास अगर निकालना होगा तो आपके सामने देखा WB/RT अपान ऑस्मोटिक प्रेशर देखो यहाँ जाएगा इंटू V, हमारा ये रिलेशन प्रिपेयर हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है तो आपको इस बेसिस पर ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मैंने क्या समझाया कि वॉन हाफ ने जितनी भी गैसियस
लॉज हैं सबको सोल्यूशन के लिए फॉलो कर लिया। इनका एक्सपेरिमेंट है और इन्होंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन सबको फॉलो कर लिया। तो पाई इज इक्वल टू यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम चाहें तो पी भी ले सकते हैं, पी इज इक्वल टू CRT, लेकिन पता होना चाहिए कि ये पी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है। आपके NCERT में इसी तरह से सिंबल बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर को इस सिंबल से दिखा रखा है CRT। सी जो है मोलैरिटी है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर पहले से कांस्टेंट है, तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल मींस मॉलिक्यूल से रिलेट हो रहा है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर है। और आगे आपने मोलर मास निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार ये हम लोगों के सामने पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पॉलीमर्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल में जो बड़ी साइज वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मोलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हमारा सबसे सुटेबल मेथड है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि विच मेथड इज सुटेबल टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक एज प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स, जितने मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस बहुत स्मॉल होते हैं, पहली बात। और यहाँ पर जो हमारे सामने चेंज आएगा वो उनके रिस्पेक्ट में लार्ज आएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम किसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमें उस कंपोनेंट को हीट करना पड़ेगा और बॉइलिंग लेवल तक ले जाना पड़ेगा, और बॉइलिंग लेवल से पहले ही जितने भी पॉलीमर्स हैं या मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कह सकते हो डिसोसिएट हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिस का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी हीटिंग या कूलिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है, सिंपली अपने को सोल्यूशन बना करके ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर अपना रिलेशन अप्लाई करना है। इसलिए ये मैक्रोमॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में सबसे सुटेबल मेथड है, क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए एलिवेशन या डिप्रेशन ऐसा कोई यूज नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंजेस हैं बहुत स्मॉल हैं, और यहाँ पर जो उनके रिस्पेक्ट में चेंज आएगा नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी वो लार्ज आएगी, इसलिए हम लोग इनका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब अपना ये पार्ट स्पेशली मोलर मास निकालने का कंप्लीट हुआ। अब दो तीन चीज़ें इसमें और हैं, थोड़ा सा हम उसकी बात कर लेते हैं, जरा इसकी तरफ मूव किया जाए। देखो दो तीन केस, एक तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीन शॉर्ट नोट्स हैं और आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझना है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये देखो सिंपली है क्या, बड़ा एक सिंपल से डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। दो सॉल्यूशन मैंने लिया है, बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दिया। अब ये हमारे पास देखो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है और ये सॉल्यूशन सेकंड है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देंगे, मतलब द सॉल्यूशन which have same osmotic pressure are known as isotonic solution। देखो अब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कब आएगा, जब सेम नंबर ऑफ मोल दोनों के अंदर अवेलेबल हो। जितने सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर हैं उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल अगर यहाँ पर हों तो ऐसे केस में हमारा सॉल्यूशन आइसोटोनिक बनेगा। मतलब इक्विमोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अगर दो लिए जाएं तो उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो सेम आएगा और दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक होंगे। इसी तरह से हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक की तरफ बढ़ें, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये भी दोनों तीनों चीज़ें देखा जाए दोनों कंपैरेटिव रिलेशन में काउंट किए जाने वाले टर्म हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हाइपर, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर मानो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूशन सेकंड से ज़्यादा है तो ये देखा जाए इस सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक हो जाएगा, और सेकंड वाला इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में कम है तो सेकंड सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। दूसरी बात और, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं इनका कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक से ज़्यादा होता है। मतलब अगर दो सॉल्यूशन लिए जाएं
जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और जिसका कंसंट्रेशन लो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। और अगर दोनों का कंसंट्रेशन इक्विमोलर है, मोलरिटी दोनों की सेम है, तो ऐसे केस में आइसोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा। तो अब ये हमारे सामने 3 टर्म हैं, बड़े कॉमन टर्म है, आप लोगों को पता होने चाहिए, जरूर से जरूर ध्यान रखना। अपनी जो देखा जाए फिर एक बार समझिए, आइसोटोनिक मतलब हमारा जो दोनों सोल्यूशन अगर लिए जाएं, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाए और यहाँ कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऑस्मोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर ये कंसंट्रेट है इसके रिस्पेक्ट में, जो कंसंट्रेट है वो हाइपोटोनिक, और जो डाइल्यूट है इसके रिस्पेक्ट में अगर डाइल्यूट है तो हाइपोटोनिक। अगर आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगा रखी है, क्योंकि ये सोल्यूशन डाइल्यूट है इसलिए यहाँ पर वेपर का प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, ये कंसंट्रेट इसलिए वेपर का प्रेशर यहाँ कम क्रिएट होगा। तो सॉल्वेंट कह सकते हो कि डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ मूव करने में ऑस्मोसिस होगी। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को अगर हम बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दें, यहाँ पर ऑस्मोसिस तो होगी फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। लेकिन अगर दोनों सोल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के हैं तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी, वो आइसोटोनिक नेचर का सिचुएशन बनेगा। इसके साथ साथ देखा जाए हम थोड़ा सा आरबीसीज और इन सब पर क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग उनकी बात जरा कर लेते हैं। बड़े सिंपल सी केसेस हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन ले रखा है NaCl का, NaCl सोल्यूशन ले रखा है 0.9%। यहाँ पर देखा जाए मास अपॉन वॉल्यूम, और इसमें हम एक आरबीसी ला के रख दें। देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स अगर रख दें तो आरबीसी 0.9% NaCl का सोल्यूशन और आरबीसी का जो खुद का इसके अंदर जो कंटेंट है उनका जो सोल्यूशन दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन है। अगर आपने आरबीसी को 0.9% NaCl सोल्यूशन में, मास अपॉन वॉल्यूम NaCl का सोल्यूशन है, आपने इसमें आरबीसी को डाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला इसमें। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में आइसोटोनिक हैं। हमारा जो NaCl सोल्यूशन है 0.9% और हमारा जो आरबीसी है दोनों आइसोटोनिक हैं। तो यहाँ पर आरबीसी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसे आरबीसी हमारा मेंटेन रहेगा, मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हैं। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन को देखो जो ग्रेटर देन 0.9% कर दिया, NaCl सोल्यूशन को अगर आपने ले लिया, तो अब इसमें देखो अगर NaCl का सोल्यूशन इसका कंसंट्रेशन 0.9 कह सकते 0.9% से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0.9%, तो ऐसे केस में अब ये हमारा जो आरबीसी है यह हाइपोटोनिक हो जाएगा और NaCl का सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आपका कह सकते हो कि इसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो अपने आरबीसी के ऊपर मेम्ब्रेन लगी है वो एक तरह से सेलेक्टिव परमेबल होती है, वाटर को बाहर आने देगी। तो होगा क्या कि वाटर इसके अंदर देखो बाहर निकल जाएगा और आरबीसी श्रिंक कर जाएगी। कभी भी किसी भी ऐसे सोल्यूशन को, किसी भी ऐसे सब्सटेंस को अगर हम कंसंट्रेट सोल्यूशन में डाल देंगे तो उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल है स्पेशली वाटर वो बाहर हो जाएगा, अगर उसके चारों तरफ जो ऊपर मेम्ब्रेन लगी है अगर वो सेमी परमेबल बिहेवियर की है तो, और वो सब्सटेंस हमारा श्रिंक कर जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, अगर हमने NaCl का कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा ले रखा है तो अब ये NaCl का सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा और हमारा आरबीसी के अंदर का जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? अपना जो चूंकि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है सेलेक्टिव परमेबल है, सॉल्वेंट को आने के लिए रास्ता देगी, मतलब वाटर को बाहर निकलने देगी और आरबीसी श्रिंक कर जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर ये कंसंट्रेशन देखा जाए, यहाँ पर लेस देन 0.9% NaCl कर दिया जाए, तो अब यहाँ पर हमारा जो आरबीसी है ये देखा जाए, ये आरबीसी हाइपरटोनिक हो जाएगा और हमारा NaCl का सोल्यूशन इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक हो जाएगा। तब देखो बाहर से इसके अंदर वाटर एंट्री करेगा और आरबीसी स्वेल कर जाएगा और एट लास्ट ब्लास्ट भी कर सकता है, टूट सकता है, मतलब रेप्चर हो जाएगा, कर सकते हो ब्रस्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन पर क्वेश्चंस बनता है NaCl के सोल्यूशन के बेसिस पर, आरबीसी के दोनों के रिलेशन के बेसिस पर। तो आपको ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। एक देखा जाए बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, एक टर्म है एडरमा, ये भी देखा जाए अपनी बुक में है EDERMA, एडरमा। एक प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स में से ऐसे लोगों को होती है जो ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं। अब आप सोच लो अगर कोई पर्सन ज़्यादा नमक इंटेक करेगा
तो उसके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसमें NaCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जब NaCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो फिर अब वो सेल जो होती हैं वो हाइपोटोनिक बिहेवियर दिखाएंगी, और उसके बाहर का जो लिक्विड फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, और वाटर उसके अंदर एंट्री करेगा तो सेल स्वेल कर जाएंगी। तो जगह जगह उस पर्सन के देखा जाए जॉइंट या ऐसे ऐसे पार्ट में स्वेलिंग होने लगती है, मतलब पूरे बॉडी के अंदर स्वेलिंग होने लगती है। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग नाम देते हैं एडेरमा। ये उस सिचुएशन में आती है ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करने वाले लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों को इसलिए इसका ध्यान रखना है। ये हमारा एक सिंपल सा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके आगे डिस्कस करना चाहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट है, वो भी कंप्लीट कर लें और अपना सोल्यूशन का टॉपिक कवर हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी तरफ मूव किया जाए। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ सब अपने नोट्स में भी अवेलेबल हैं। आप लोग नोट्स को भी अच्छे से पढ़ना और इसको समझना। अब यहाँ पर एबनॉर्मल मोलर मास, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब सिंपली क्या है। अब तक तो हम लोगों ने ये माना है कि हमारा सोल्यूशन तो बना, लेकिन सोल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना तो डिसोसिएट हुआ है और ना ही एसोसिएट हुआ है। ना तो सॉल्यूट पार्टिकल आपस में ऐड होकर के उनका नंबर डिक्रीज हो गया, या ना तो ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल आपस में कह सकते ब्रेक होकर के ज़्यादा नंबर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक सोल्यूशन बनाया है, इसमें आपने 1 मोल NaCl डाला है। शुरुआत में मैंने यही चीज़ समझाई थी आप लोगों को। अब NaCl पता है वाटर के अंदर जाते से Na+Cl- बन जाएगा। तो 1 मोल NaCl तो हमने डाला है, मतलब अवोगाड्रो नंबर के इक्वल यहाँ पर NaCl को हमने लिया था। लेकिन अब देखा जाए जो हमारे पास आयन के बेसिस पर नंबर अब कितना हो जाएगा, 2 अवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा। अरे 100% ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो 4 की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें से किसी प्रॉपर्टी की बेसिस पर अगर इसका मोलर मास निकाला जाएगा तो करेक्ट नहीं आएगा, एबनॉर्मल आएगा, गलत आएगा। इसलिए ऐसे केस में हमारा जो कह सकते हो मोलर मास कैलकुलेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा स्पेशली एक्सपेरिमेंट से, वो एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर के उससे डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इसी को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब हमारा सॉल्यूट अगर वाटर के अंदर जा करके एसोसिएट हो रहा है, आपस में कह सकते जुड़ जा रहा है, उससे नंबर कम हो रहा है, तो भी जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। और दूसरी बात, अगर कोई हमारा ऐसा सॉल्यूट है जो वाटर में जा करके ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट, जैसे एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट हैं, ऑलमोस्ट ये ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होकर के ज़्यादा नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ज़्यादा नंबर प्रोवाइड करेंगे तो जितना नंबर हमने लिया था उससे ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो 4 वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ में कह सकते हो उसकी बेसिस पर जो मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास अलग आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको नाम देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एग्जाम्पल जरा आपको सामने समझा दो। इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल मोलर मास को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई सब्सटेंस एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएशन, इसमें देखो एक तो एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल आता है, एक हमारा C6H5COOH का एग्जाम्पल आता है। अगर इनको बेंजीन में डिसॉल्व करा दिया जाए तो बेंजीन के अंदर हमारा जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है या बेंजोइक एसिड है या आपस में डाइमर बना देते हैं, मतलब 2 मिल करके 1 बन जाते हैं। अब आप जरा सोचो ये आपस में करते क्या है, बेंजीन के अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। ये सिचुएशन देखो, इसमें स्ट्रक्चर बनता है CH3CO और OH। ये तो देखो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है। और दूसरे नंबर पे देखा जाए यहाँ पर HOC, ये देखो कंडीशन बन जाती है। और आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन देखो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ पर देखो ये भी निगेटिव है। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बीच में हमारे सामने बना है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हुआ क्या कि जितने नंबर में आप एसिटिक एसिड आप बेंजीन के अंदर डालोगे, डिसॉल्व करोगे,
उसके रिस्पेक्ट में अगर 100% एसोसिएट हो रहा, मतलब डाइमर बना रहा, डाइमर का मतलब दो मिलकर के एक बन गए, तो इसको हम डाइमर का नाम देंगे। 3 मिलकर के एक बनेंगे ट्राइमर का नाम देंगे, 4 मिलकर के एक बनेंगे टेट्रामर का नाम देंगे, 5 मिलकर के एक बनेंगे पेंटामर का नाम दे देंगे, ऐसे नाम दे देते हैं। तो आपको देखने से लग रहा है कि नंबर कम हो जाएगा, और नंबर कम होने से जितने भी हमारे पास मोलर मास कैलकुलेट करने की चार प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो जो चारों की चारों प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या होगा कि करेक्ट वैल्यू उस बेसिस पर अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो नहीं आएगा, बल्कि गलत आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज कह सकते एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देंगी, ये सिचुएशन आएगी। तो ये एसोसिएशन का केस रहा। अब यहीं पर मान लो अगर आपने जैसे HCl ले लिया है, वाटर में डाला, HCl क्या करेगा, H+ बना देगा, Cl- बना देगा। अगर 1 मोल HCl डालोगे 2 मोल आयन बन जाएंगे, ये डिसोसिएट हो रहा है, देखा, ये डिसोसिएशन का केस है। अगर कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट में जाकर के एसोसिएशन शो कर रहा है, या कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट में जाकर के डिसोसिएशन शो कर रहा है, अगर आपने MgCl2 को ले लिया सपोज करो, अभी क्या दे देगा तुम्हारा Mg++ 2Cl- दे देगा। CaCl2 अगर आपने ले रखा है, ये भी देखो Ca++ दे देगा, 2Cl- दे देगा। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर 1 मोल MgCl2 या 1 मोल CaCl2 डाला जाए तो 3 मोल आयन बनेंगे, 1 मोल मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन, 2 मोल क्लोराइड आयन बनेंगे। तो नंबर चेंज हो जाएगा, और नंबर चेंज होने से हमारे पास जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और मोलर मास जो कैलकुलेट होगा वो करेक्ट ना होकर के इनकरेक्ट आएगा। इसी को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब इस एबनॉर्मल मोलर मास को करेक्ट करने के लिए फिर वान हाफ ने एक सिंपल सा फैक्टर अप्लाई कर दिया, जिसे हम वान हाफ फैक्टर का नाम देते हैं। तो उनकी बात थोड़ा सा कर लें, जिससे कि अपना काम हो जाए इजी गोइंग। एबनॉर्मल मोलर मास तो ठीक है, प्रॉब्लम तो अपने पास आ गई, लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकाला जाए। इस प्रॉब्लम का सलूशन भी वान हाफ ने ही दिया है। वान हाफ फैक्टर का नाम हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। वान हाफ फैक्टर, ध्यान रखना 1886 में वान हाफ के थ्रू दिया गया एक फैक्टर है, जिसे हम लोग वान हाफ फैक्टर का स्पेशली नाम देते हैं। यहाँ पर वान हाफ फैक्टर, इसको हम आई से दिखाते हैं, देखो आई से डिनोट करते हैं स्पेशली वान हाफ फैक्टर। तो आई इज इक्वल टू, देखो हमारे पास 3 फार्मूले स्पेशली आई के बेसिस पर बनते हैं स्पेशली। एक तो देखा जाए नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। मतलब क्या, उस पर आई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वान हाफ फैक्टर, जिसको हम नाम देते हैं, आगे इसका यूज भी बहुत ज्यादा हमारे लिए है, हमारा उस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेसिस पर, उस फार्मूले के बेसिस पर उसका नॉर्मल मोलर मास कितना आएगा, और हमने कैलकुलेट कितना किया है ऑब्जर्व मोलर मास, हमने एक्सपेरिमेंट से कितना हमने कैलकुलेट किया है, इन दोनों कैलकुलेशन का जो रेशियो निकल के आएगा ये वान हाफ फैक्टर है। तो अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज वान हाफ फैक्टर, तो आप इस बेसिस बता सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ये आप दे सकते हो। अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर जाके ना तो डिसोसिएशन दिखाएगा ना तो एसोसिएशन दिखाएगा, तो वहां पर नॉर्मल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों सेम आएंगी, और दोनों वैल्यू अगर सेम आएंगी तो आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं जो ना तो डिसोसिएशन शो करेंगे ना तो एसोसिएशन शो करेंगे, वहां पर वान हाफ फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अब इसके बाद देखा जाए वान हाफ फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला हम लोग और यूज करते हैं, यहां पर इस वाले केस में देखा जाए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, यहां पर देखा जाए जो हमारे पास ऑब्जर्व का मतलब जो एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में निकाला है, और दूसरे नंबर पे देखा जाए कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इससे भी हम देखा जाए आई की वैल्यू निकाल सकते हैं।
कि हमने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व की है और कितना स्पेशली आना चाहिए था रियल में। इन दोनों का रेशियो हमारा वांटा फैक्टर है। एक सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वांटा फैक्टर को, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन total number of solute particles taken। मतलब क्या रहा कि हमारे पास जो भी हमने सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किए हैं, अगर वो डिसोसिएट होगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट उसके नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे, और अगर एसोसिएट होगा तो कम हो जाएंगे। और हमने कितना नंबर ऑफ मोल पार्टिकल जो हमने स्टार्टिंग में लिया था डिसोसिएट या एसोसिएट होने से पहले, तो ये जो हमारे सामने रेशियो ये भी वांटा फैक्टर है। अगर कभी वांटा फैक्टर की डेफिनेशन हमें पूछी जाए, इसका यूज क्या है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसने एबनॉर्मल मोलर मास को आई की वैल्यू पुट करने से नॉर्मल मोलर मास यानी करेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, सामने देखिए। अगर हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन लिया है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो पार्टिकल ब्रेक होंगे, डिसोसिएट होंगे, आयनाइज होंगे, आयन बनेंगे, तो ज़्यादा नंबर मोल क्रिएट होगा। लिया हमने स्टार्टिंग में कम था, तो जो हमारे आई की वैल्यू आएगी ये मोर देन 1 आएगी। ध्यान रखना, जितने सब्सटेंस डिसोसिएट होंगे, एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट हैं, सबके रिस्पेक्ट में आई की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। और अगर एसोसिएशन हो रहा है, पार्टिकल आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा अभी बेंजीन के अंदर देखा जाए अपना एस्टिक एसिड या बेंजोइक एसिड डाइमर बना रहे थे, तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कम हो जाएंगे, और स्टार्टिंग में जो हम लेके चलेंगे उससे ज़्यादा लेके चलेंगे, तो आई की जो वैल्यू आएगी ये लेस देन 1 आएगी, 1 से बिलो आएगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमारे पास देखो वांटा फैक्टर के लिए 3 हमारे पास कर सकते हैं फार्मूला हैं। जिस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा ये फार्मूला यूज होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। इसको यूज करना भी आसान है, और इससे हम बहुत कर सकते हो कि सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टेकन, जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। ये तो हमारे पास वांटा फैक्टर की बात रही। अब जरा इसके बेसिस पर हम करेक्शन की तरफ बढ़े कि जो हम लोगों ने मॉडिफाई कर रखा है अलग अलग टर्म को। तभी हमारे सामने देखा जाए वांटा फैक्टर अप्लाई करके हम चारों जो हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की टेक्निक हैं उनको हम लोग करेक्ट मोलर मास की तरफ कन्वर्ट करा सकते हैं। ध्यान रखना, अगर हम लोग ये लेकर के चलेंगे, एक तो देखा जाए सबसे पहले हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट था P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखना, WB अपॉन MB इंटू WA MA। एक तो हमारे सामने देखा जाए ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का रिलेशन था। सेकेंड नंबर जो हमने लिया था इस वाले केस में डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB 1000 MB WE। ये हम लोगों ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्टिव फार्मूला लिया था। तीसरे नंबर पे हमारे सामने जो केस आएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB 1000 MB WE। ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पर कॉन्सेप्ट था। और चौथे नंबर पर अपना देखा जाए WB RT अपॉन MB इंटू V। अपने पास ये रिलेशन 4 के 4 हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है,
ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, जरा देखो, मोलर मास और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में देखो इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास में इन्वर्स रिलेशन है। देखो ये दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर मास में देखो इन्वर्स रिलेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर मास में देखो इन्वर्स रिलेशन है, सब में इन्वर्स रिलेशन है। और अब इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर हर जगह आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब हमारा जो रिलेशन बन गया ये हमारा करेक्ट रिलेशन बन गया। मॉडिफाइड फॉर्म हमारे सामने क्रिएट हो गया आई वांट हाफ फैक्टर पुट करने के बाद। अगर हमारा सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना तो एसोसिएट हो रहा है, तो वहाँ पर आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, सबको पता है। और अगर आई की वैल्यू 1 आएगी तो 1 का कोई रोल है नहीं, क्योंकि पूरी वैल्यू सेम सेम वही की वही आनी है। अगर हमारा सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएशन शो कर रहा है, तो उस केस में ये जो आई की वैल्यू आएगी ये लेस देन 1 आएगी, क्योंकि वही नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल टेकन। तो एसोसिएशन में पार्टिकल कम हो जाएंगे क्योंकि आपस में जुड़ने लगेंगे। अगर हमारा डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल देखो डिसोसिएशन के बाद कितने आए, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम मोलर मास का कैलकुलेशन करेक्ट बेसिस पर कर लेंगे अगर हमारे न्यूमेरिकल में आई की वैल्यू दी गई है तो। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में आई की वैल्यू दी तो नहीं जाती है, लेकिन सॉल्ट दिया जाता है और साथ में भी कहा जाता है कि 100% डिसोसिएशन हुआ। जैसे देखो, अगर मैंने कोई न्यूमेरिकल CaCl2 के रिस्पेक्ट में बनाया सपोज करो, और मैंने केवल न्यूमेरिकल में इतना दे दिया कि 100% डिसोसिएट हुआ है, और आपको पता होना चाहिए अगर ये 100% ब्रेक होगा तो Ca++ 2Cl-, ये ध्यान रखिए। अगर 1 मोल आप CaCl2 लेके चलोगे तो अगर 100% डिसोसिएट होगा तो 3 मोल देखो हमारे पास आयन क्रिएट हो जाएंगे। 1 मोल अगर CaCl2 तो 1 मोल तो कैल्शियम आयन बन जाएगा, 2 मोल Cl- आयन बन जाएगा। तो आई की वैल्यू जो हमारे सामने निकल के आएगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 3 मोल, और हमने लिया कितना था, तो 1, तो आई की वैल्यू देखो 3 आ जाएगी। मतलब अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, डिपेंड करेगा कितना उन्होंने दिया है। अगर कहीं कुछ भी ना दिया जाए कि 100% डिसोसिएशन की बात की है तो इसी तरह से आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 100% एसोसिएशन की बात किया जाए तो भी आपको इस तरह से आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और तब यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में इसको डाल करके वैल्यू को पुट करके आपको करेक्ट न्यूमेरिकल अपने को करना पड़ेगा। अब अपना पूरा कह सकते हो कि ये चैप्टर सॉल्यूशन कंप्लीटली खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आप इसके न्यूमेरिकल्स करिएगा। तरीके बिल्कुल सिंपल हैं, न्यूमेरिकल आसान है, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से कभी आप लोग पीछे मत हटना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस चैप्टर में 3 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स है, आना ही आना है। थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट किया, न्यूमेरिकल में कहाँ गलती होती है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। एक वीडियो हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल का बना हुआ है। इसके न्यूमेरिकल्स आसान है इसलिए इसके वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ये न्यूमेरिकल इजी गोइंग हो जाएंगे। अब जो अगली वीडियो हमारी बनेगी वो इसके अगले वाले चैप्टर्स स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्ट होगी। थैंक यू।